हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर जेडब्ल्यू नीट के फाउंडेशन में मोशन का चैप्टर चल रहा है हमारा। फिर इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड किए, ग्राफ किए थे, उसके बाद में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम वही न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे फिर से, ठीक है ना। ग्राफ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, प्रीवियसली हमने एक दो क्वेश्चन किए थे, आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ग्राफ के अंदर कुछ क्वेश्चन और हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमारे लॉजिकल है उन्हीं पे फोकस करेंगे बाकी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए बेटा। If the displacement t graph of a body is a straight line parallel to the time axis, if the displacement time graph of a body is a straight line parallel to the line t axis, what is the nature of motion of the body? What is the nature of the motion of the body? अब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टी ग्राफ आपको दे रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन आपने जो प्रीवियसली आपने जितने क्वेश्चन किए उसके बाद नंबरिंग करें, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देगा, मतलब कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये टाइम है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ठीक है। आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर टी एक्सेस मतलब इस टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन इस तरह से कोई जा रही है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि कोई पार्टिकल है उसका एक्स टी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का है, तो आपको बोला गया कि पार्टिकल का नेचर क्या है, मतलब पार्टिकल मतलब क्या स्टेट में के अंदर है, ठीक है ना। सो पार्टिकल आप सोचिए कि अगर उसका एक्स टी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, अब सपोज कि ये मान लीजिए 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, ठीक है ना। अब ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है ना। अब ये 1 सेकंड के ऊपर भी कहां पर है 5 मीटर पर है, 2 सेकंड के ऊपर भी कहां पर है 5 मीटर पर है, 3 सेकंड के ऊपर भी कहां पर है 5 मीटर पर है, 4 सेकंड पर भी कहां पर है 5 मीटर पर है। मतलब एक पार्टिकल अपना टाइम के साथ में स्पीड को चेंज नहीं, सॉरी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो पार्टिकल अपनी जगह पे स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट के अंदर है, ठीक है ना। तो उसका टाइम ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो एक रेस्ट पार्टिकल ये किसका है, तो आप लिखेंगे द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ बॉडी कैसी स्टेट के अंदर है, रेस्ट के अंदर, ठीक है ना। जब कोई बॉडी रेस्ट के अंदर होती है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है। अब ये 0 से 5 इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशन होती है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है आपको कि आप किस रेफरेंस पे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। वो उस तरह से भाई आप सपोज मैंने ओरिजिन, मैं जहां खड़ा हूं आपने इसको ओरिजिन माना है, तो मेरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट के अंदर, लेकिन आपने उसको मेरे से देखना शुरू किया ना, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट लेके आप उसको मेरे से कुछ डिस्टेंस शो करोगे तो उसका जवाब ऐसा बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज्यादा टफ नहीं, लेकिन लॉजिक समझे आप बात कर। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, लिखिए what does the slope of the displacement time graph represents? What does the slope of displacement time graph represents? Can displacement time graph be parallel to the displacement axis? Give reason for your answer. अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, पहली बात तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमको बताना है। तो पहले बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले तो एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। एक्स टी ग्राफ, सबसे पहली बात पूछेगी कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब क्या, दिस बाय दिस, ठीक है ना। सो एक्स टी ग्राफ का स्लोप, पहले तो मैं लिखता हूं स्लोप, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देता है बेटा, स्लोप मतलब कि एक्स बाय टी। अच्छा एक्स बाय टी तो फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है, वेलोसिटी का होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला है तो हम वेलोसिटी बोले, ठीक है ना। सो आप क्या बोलोगे कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्लियर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर ये बात कर रहा है कि कैन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल क्या इसका कोई ग्राफ ड्रॉ सकता है।
अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि भाई टी एक्सेस के पैरेलल तो अगर कोई लाइन ड्रॉ हो रही है और ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो आप बोलेंगे कि भाई वो कैसा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है। लेकिन ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, मतलब कि ये कह रहा है कि इस तरह से कोई पार्टिकल ऐसा है कि सपोज कीजिए पार्टिकल का कोई नेचर ऐसा है, ठीक है ना, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा पूछा गया, ठीक है ना। मान लेते हैं भाई कि ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ठीक है, 1 2 3 4 सेकंड है। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, 3 मीटर है एंड सो, ठीक है। अब आप सोचिए कि एक पार्टिकल टी कांस्टेंट हो जाए उसके लिए और वो चलता ही जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? मतलब आप ऐसे कीजिए कि आप स्लो मोशन की, मतलब आप मतलब ऐसी बात करें कि कल्पना की बात कर रहे हैं कि टी रुका हुआ है, टाइम को आपने रोक लिया और पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, कि भाई हाँ आप समय को नहीं रोक सकते, समय को रोक के आप खुद नहीं चल सकते, ठीक है ना। आप खुद चल सकते हो, समय बढ़ेगा आगे, ठीक है, आप खुद रुक सकते हो, समय आगे बढ़ सकता है, लेकिन समय को आप रोक नहीं सकते, टी को आप कभी स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सेस कोई भी ग्राफ जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल। बात समझ आई ना आपको, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉजिक बड़े अच्छे हैं, आप समझिए, ठीक है ना। आपको अभी भले ही कितनी छोटी बात लगे कि सर ये तो क्या नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे जब आईआईटी क्वेश्चन पूछता है ना बेटा, तो आप समझिए कि फिर बच्चा घायल होता है कि सर ये क्या पूछ लिया, ठीक है ना, उसका अंदाज ही ऐसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन से वो रोल डाउन हो रही है, एंड देन मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और फिर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन ड्रॉ द वीटी ग्राफ, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करते हुए वीटी ग्राफ ड्रॉ फरमाएं। चलो इतने शानदार क्वेश्चन है ना बेटा, आप लोग अगर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मैकेनिक्स बेटा जो 4-5 चैप्टर है, उस चैप्टर को अगर आप अभी इतना अच्छे से कर लोगे, 9th क्लास के अंदर कोई जरा बोर्ड का बर्डन नहीं है, काफी चीजों का बर्डन नहीं है, तो 9th क्लास के अंदर आप जितना हो सके आईआईटी की ओर इंटेंडेड रहे, जितना भी हो सके अपनी मैथ्स की स्किल इंप्रूव करें, फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट को समझे। 4 चैप्टर की ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, आप अगर इनको समझ लेंगे ना बेटा, तो आपका 11th का 50% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और 11th का 50% पोर्शन जिसने कर लिया ना बेटा 9th और 10th के अंदर, गारंटीड उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, अगर आप ढंग से स्टडी करते हैं। आपने 9th 10th के अंदर अगर आपने 11th 12th का कुछ भी पोर्शन आपने कवर किया ना, ठीक है ना, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन के आईआईटी और नीट के अंदर। क्यों? क्योंकि बच्चा, आप समझिए कि आप 10th क्लास के बाद पास आउट होते हो, 11th में जाके अचानक से आप नाम सुनते हो आईआईटी और नीट, मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, फिर वहां जाके आप देखते हो कि कंपटीशन कैसा है। 2-4 महीने तो आपको समझने लगते हैं कि सर क्या हो रहा है, कहाँ से दुनिया जा रही है, क्योंकि तरह से अच्छे वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे चैप्टर आते हैं, उससे अच्छा है कि आप पहले बेस बना के जाए। अब चलिए ग्राफ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, कोई भी स्लोप वाला प्लेन है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है। मेरे को अच्छा से अच्छा ऑब्जेक्ट ये बनाना आता है, ठीक है ना, आपको को अच्छा है तो अच्छा बनाइए। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से रोल डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक बात, अच्छा। उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर है ना, उसके बाद ये रोल डाउन होकर नीचे आता है, और ग्राउंड के ऊपर स्लोप से नीचे आएगा, सीधी बात है, यहाँ पे आकर रुक थोड़ी जाएगा, कोई मैजिक थोड़ी हो रहा है, थोड़ा आगे भी तो चलेगा, जब तक इसको वेलोसिटी मिली है भाई, जब तक इसके पास वेलोसिटी वो मूव करेगा। और उसके पास नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन बोला है, सॉरी हाँ क्वेश्चन अच्छा है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन बोला गया बेटा, ठीक है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन बोला गया है, तो आप क्या करेंगे ये समझिए। पहली बात, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन बोला है मतलब कि आपको मैं सिंपल बोलूँ ना कि फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर जब आप कोई चीज को ड्रॉप करवाते हो ना, आप मानिए स्पेस के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी तरह का फोर्स नहीं है, उसके अंदर अगर एक पार्टिकल को आप किसी भी वेलोसिटी से आप ड्रॉप कर दोगे ना, किसी वेलोसिटी से आपको छोड़ दोगे ना, तो वो उसी वेलोसिटी से जाता रहेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन भले ही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशन तो है भाई, ये पार्टिकल कब तक आगे चलेगा, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मान लिया भाई लुब्रिकेशन, आप मानिए कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब कि हाईली स्मूथ सरफेस, आप जितना स्मूथ सरफेस बनाते हो फ्रिक्शन कम होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई रफ सरफेस है, उसके ऊपर चलते हो, आराम से चलते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्लोर है, ठीक है ना, अब इस फ्लोर के ऊपर अगर मैं ग्लास लगा दूं, कांच लगा दूं, तो उसके ऊपर चलना मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है ना। उस ग्लास को मैंने और पॉलिश कर दिया तो उसके ऊपर चलना और मुश्किल होगा, क्योंकि जितना आप फ्लोर को फ्रिक्शन लेस करते हो ना, उसके ऊपर चलना उतना मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शन ही हमको चलाता है बेटा,
आपने पढ़ा है ना अर्ली क्लासेस के अंदर कि फ्रिक्शन क्या करता है, हम फ्रिक्शन से ही चलते हैं आगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम आगे नहीं चल पाएंगे ना, सही कि नहीं। अब फ्रिक्शनलेस सरफेस है मतलब कि वो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी वेलोसिटी से जाएगा, वेलोसिटी से जाएगा तो कुछ देर तक आगे जाएगा। और हाँ, अगर ये यहाँ पे फ्रिक्शन होता, ठीक है ना, फ्रिक्शन होता तो क्या होता, ऑब्जेक्ट मूव करता, आगे जाता, रुक जाता, ठीक है। अब इस केस के अंदर भी आगे जाके रुकेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी अच्छी मिलेगी क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और थोड़ा दूर जाके रुकेगा, काफी दूर जाके रुकेगा। क्लियर, रुकेगा जरूर। पूछिए क्यों, अर्थ का ग्रेविटेशन बेटा, तुम भागते जा रहे हो, कभी न कभी तुम्हारे ऊपर भार जो महसूस होता है ना, वो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है, तो वेट महसूस हो रहा है ना, तो ये कब तक भागेगा, जब तक अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कंट्रोल करेगा फिर रुक जाएगा जगह, ठीक है ना। अब ये ग्राफ और ये पार्टिकल और आगे जा रहा है, ठीक है ना, जाते जा रहा, मान लेते जा रहा आपने, ठीक है। अब इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा जी, इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, पहली बात जो समझने की है ना वो ये है बेटा कि दो यहाँ पे ड्यूरेशन है, दो ड्यूरेशन क्या है, ए बी, और आप मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सी पार्ट, मतलब कि दो स्लॉट में मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहला स्लॉट की भाई ग्राफ बनेंगे एबी के लिए, दूसरा स्लॉट बनेंगे ग्राफ बीसी के लिए। मेरे को नहीं आता ग्राफ, अभी देख लेंगे कैसे बनता है, ठीक है ना। हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछा गया है ना, बीटी ग्राफ, बहुत बढ़िया, आ जाओ बीटी ग्राफ में, बीटी ग्राफ हमको पूछा गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं, बीटी ग्राफ होता है सॉल्यूशन। कमाल की क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे ना बेटा तो आनंद आएगा आपको क्वेश्चन करने का। आगे ये रोल डाउन हुआ और आगे गया, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, तो भी रुकता, फ्रिक्शन होता तो क्या होता, नहीं होता तो, अगर फ्रिक्शन होता ना तो बॉल देखो, अब बॉल जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, देखो बताओ, स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी कांस्टेंट रेट से, क्यों कांस्टेंट रेट से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के ग्रेविटेशन से आ रहा है, ठीक है ना, उस हद से, ठीक है ना। तो कांस्टेंट रेट से आप मान लीजिए कि इंप्रूव हो रहा है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी स्पीड, और यहां पे जब आ जाएगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, जब यहां पे पार्टिकल आएगा बी पे, फिर बी से लेकर सी तक वो कांस्टेंट स्पीड से ही जाएगा ना बेटा, थोड़ी देर तक, फिर उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और वापस 0 पे आ जाएगा। भाई समझ रहे हो बात, ठीक है ना। या फिर बिल्कुल स्मूथ सरफेस माना है तो थोड़ी देर तक आगे चलता जाएगा, ठीक है। हम तो दो स्लॉट के अंदर बनाते हैं, ए से बी के लिए। अच्छा, ए से बी के लिए क्या है, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूअस और कांस्टेंट रेट से, ठीक है ना। वेलोसिटी बोला है बेटा, इसलिए मैं नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मान लेते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ए से लेके बी तक, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट, ये ग्राफ से समझिए ए और बी क्या है, ठीक है। फिर अब बी पे आया तो इसकी स्पीड जो इसको मैक्सिमम इंक्लाइन प्लेन ने जो इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की वो बी पे आके फिर कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट मान लेते हैं। अरे बाबा कब तक कांस्टेंट रखोगे भाई, घूमता जाएगा भाई, एक साल बाद जाके तो रुकेगा, कितना भी फ्रिक्शनलेस आपने सर्फेस बनाया ना बेटा, फिर भी अर्थ का ग्रेविटेशन की वजह से उसको रुकना तो पड़ेगा भाई। एक ऑब्जेक्ट को रुकना क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा बेटा, तो ये पार्टिकल रुकेगा कभी ना कभी जाके, ठीक है ना। तो कभी ना कभी आप जाके देखो, इसका ग्राफ ये भी बन सकता है, ठीक है ना। और दूसरा ग्राफ कैसे बन सकता है, अगर पार्टिकल रुके ना तो आप दो ग्राफ बनाएंगे, और एक तो ग्राफ ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, कि भाई पार्टिकल एंडलेस चलता गया बी से लेकर, और सी में डैश डैश कर देता हूं, ये डैश डैश डैश, ठीक है, मतलब किसी आगे आपको पता नहीं कौन सी लोकेशन है, सी तक चला, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर ये ए से रवाना हुआ कांस्टेंट स्पीड से गया बी तक, फिर बी से कांस्टेंट स्पीड तक गया सी तक, सी यहां पे नहीं, ठीक है ना, सी पे रुका नहीं, ठीक है ना। तो सी से लेकर कोई मीडिएटर पॉइंट एक मान लेते हैं डी, बीच का कोई पॉइंट मान लेते हैं, फिर वहां से जाके वापस यहां पर नीचे आएगा ना, वापस रुकेगा वो अपनी जगह पे, भाई टी 0 पे वो रुकेगा, सॉरी टी कुछ डिस्टेंस जाके रुकेगा, वेलोसिटी 0 होगी ना, तो वो पॉइंट आ जाएगा सी। तो ये दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है। नेगलेक्टिंग सरफेस आप माने, अगर आपने फ्रिक्शन को नेगलेक्टिंग माना है या फ्रिक्शन को नेगलेक्ट नहीं माना है, दोनों केस के अंदर ग्राफ दोनों बनेंगे। अब डिपेंडिंग क्या चीज है कि आपको किस तरह का ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, लेकिन आपको पूछा जाए कि आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो वो ट्रू ज्यादा ये मतलब प्रेफरेबल ज्यादा ये क्यों है, क्योंकि अगर आपको नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन बोला है तो कुछ आप समझिए कि 1 घंटे के लिए बोल रहा है, कुछ टाइम के लिए बोल रहा है, उसके लिए ये ग्राफ सही, ठीक है ना, इसको लेस प्रेफरेबल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक टॉपिक जो मेरा अभी तक हम कवर करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया मेरा फेवरेट, वो है ग्राफ को कन्वर्ट करना। आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा हो, बीटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, बीटी दे रखा है एक्सटी में कैसे कन्वर्ट करें, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। आप मैं आपको सुझा देता हूँ, अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं उसके बाद चलते हैं फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी।
फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ, नोट करते जाए, क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं बार बार। फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी इज शोन इन फिगर। ग्राफ ए एंड बी आर मेकिंग एंगल 60 डिग्री and angle 30 degree with the t-axis, full stop. The ratio of velocities va, v और नीचे इस तरह से va and vb will be, आपको रेशियो निकालना v और vb का। क्लियर? चलिए अब डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, डायग्राम दे रखा है आपको। बोला है कि फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ टू पार्टिकल ए एंड बी ए है, ये बी, ए बी वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री का और ये वाला जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ए वाला पार्टिकल, ठीक है ना, टी एक्सिस के साथ में। आपको पूछा गया है, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है ना। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, भाई एक्सटी ग्राफ है ना, सीधी सीधी बात इतना है, एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ दो पार्टिकल का दे रखा है, आपको पूछा है अरे भाई वी ए वी भी निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, नहीं सुनना क्या, वी ए वी भी निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूं कि इस ग्राफ से आप समझते क्या है। एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है मतलब एक पार्टिकल, आप पहले ए को समझिए, बी को भूल जाइए। एक पार्टिकल जीरो से रवाना हुआ, ठीक है ना। अब एक्सटी ग्राफ के अंदर इस तरह से ग्राफ होता है, मतलब क्या शो करता है कि भाई इक्वल डिस्टेंस के अंदर, इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पर जब पार्टिकल इस तरह से लीनियर जा रहा है एक्सटी ग्राफ के अंदर, मतलब इक्वल डिस्टेंस उसने इक्वल टाइम के अंदर कवर की, ठीक है ना। तो लीनियर ग्राफ एक्सटी ग्राफ क्या शो करता है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो ये वाला पार्टिकल भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और ये वाला पार्टिकल भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। पहली बात आप बात सुनाई, दोनों की स्पीड क्या है, कांस्टेंट, नोट करते जाए आप, ठीक है ना, जो भी अच्छा लगे। इन दोनों पार्टिकल की स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं स्पीड सिर्फ कांस्टेंट है, फिर दोनों फर्क क्या है, फिर फर्क ऐसा है बेटा, देखो दोनों की स्पीड है कितनी, तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये मार्कर है ना, ऐसा ही कोई मार्कर, आप ऐसे करें इस प्लेन को 3D समझे। मैं इस बी के ऊपर इस मार्कर को रखता हूं, इसकी कैप को इस तरह हटा देते ताकि रोल करे। बी के ऊपर मैंने मार्कर को रखा तो ये रोल डाउन करके नीचे आएगा, सही। मैंने ए के ऊपर मार्कर को रखा, ये रोल डाउन करके नीचे आएगा, ठीक है ना। आप बताइए कि कौन सा मार्कर जल्दी नीचे आएगा, ए वाला बी वाला, ए वाला। दोनों पार्टिकल नीचे एक साथ नहीं आएंगे। आप समझिए स्पीड किसकी ज्यादा है, ए वाले की, बी वाले की, ए वाले की, समझ रहे। ए वाले की स्पीड आपको क्या दिखी, ज्यादा दिखी, ए वाले की स्पीड आपको ज्यादा दिख रही है ना, इसके स्लोप की, मतलब पार्टिकल यहां से आया, धीरे कैसे आएगा, ये ज्यादा जल्दी आएगा, ये ज्यादा जल्दी आएगा, ए वाला, मतलब कि ए की स्पीड क्या ज्यादा है, ए वाले पार्टिकल की स्पीड जो है वो बी से ज्यादा है। मैं थोड़ा पॉइंट आपको लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप सीधा सीधा ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन सीधा होता है। 10 दे रखा है, 60 10/30 से 10 करना है, सीधा आंसर आएगा। मैथमेटिकल है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन समझे आपकी ग्राफ क्या दे रखा है। इन ग्राफ के जो स्लोप, आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है और एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है x/t, वो क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है और वेलोसिटी का नेचर भी दिखाता है कि वेलोसिटी कैसी है। इन दोनों आप ऐसे समझिए कि कार ए और कार बी में से वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, वेलोसिटी ए की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप समझिए किसका स्लोप ज्यादा है, किसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है। जिसका इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, आप समझिए कि मार्कर जल्दी नीचे उसी से आएगा ना बेटा। एक इंक्लाइनेशन ऐसे आप मार्कर रखिए, धीरे धीरे नीचे आएगा, दूसरा ऐसे है उसका जल्दी नीचे आएगा कि नहीं बेटा, ठीक है ना। तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होने का मतलब जिसका एंगल ज्यादा है, उस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। तो पहली चीज जो है वो ये है कि VA इज ग्रेटर देन VB, सही समझ रहा, VA इज ग्रेटर देन VB है। दूसरी बात, ये बात समझ आएगी, ठीक है। तो ये स्लोप समझ में आता है। दूसरी बात कि x/t जो होता है ना, वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। अब हमको V और VB निकालना है और फिर उसका रेशियो निकालना है। चलिए V और VB कैसे निकालते हैं, अब मैं बात करता हूं पहले VA। सो VA आपको याद नहीं है, ये जो स्लोप होता है, नोट लिख ले यहां पर, स्लोप इज इक्वल होता है tan थीटा, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब जो आपको थीटा दे रखा है, थीटा का मतलब होता है एंगल। सो आपको स्लोप निकालना है VA के लिए, तो क्या हो जाएगा, tan 60 भाई, एक एंगल कितना 60 डिग्री का ना, tan 60 आप निकालेंगे, आपको मिलेगा √3,
ठीक है ना, याद करना टेबल आप धीरे धीरे याद करेंगे। इसी तरह से v भी आपको निकालना है तो आपको मिलेगा tan 30 डिग्री, ये tan 30 डिग्री, ठीक है ना। tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। नहीं है तो मैं भी आप कर लेते हैं आपके साथ में। देखो tan, आपको tan थीटा जो होता है ना वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। आपको बोला है tan 30 डिग्री, tan 30 का मतलब क्या होता है sin 30 अपॉन cos 30। आपको मैंने 30 वाले तो लाइन याद करवा रखी कि नहीं करवाई, cos थीटा, cos भी 30, अब sin 30 जो होता है वो होता है 1/2 और cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। तो 30 तो क्या जाएगा 1/√3, तो 1/√3। इसी तरह से 60 निकालूंगा क्या रहेगा cos sin 60 tan 60 इज इक्वल टू sin 60 डिवाइड बाय cos 60। अब sin 60 और cos 60 जैसे sin 30 जो था ना वो cos 60 होता है और cos 30 था ना वो sin 60 होता है, मतलब कि √3/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 से 2 क्या आ जाएगा √3, ठीक है ना। सो दोनों सही बात है, ये दोनों आगे यहाँ तक ये एक्स्ट्रा रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ताकि आपको समझ आए। ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप जाएंगे ना तो ये सबसे पहला लेक्चर इसी में निकलेगा, जिसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करोगे। कुछ 5-6 एंगल उसके स्टैंडर्ड है, 0 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 45, 60 एंड 90। ये 5 एंगल आपको याद करने पड़ेंगे सभी के लिए, साइन कॉस tan और इनके उल्टे कॉस साइन कॉसेक के लिए, ठीक है ना। आपको सारे याद हो जाएंगे, इससे ये आपको अपने नाम की तरह याद रहेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप इतना नोट करें। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ तक नोट किया, उसके बाद बेटा लास्ट में ये नोट करना, हमको v/v पूछा है तो v/vp कितना हो जाएगा, v कितना देखा है √3। अच्छा इसमें डिवाइड में कुछ नहीं, मैं 1 लगा लूं, डिवाइड बाय आपको समझ में रहेगी, ठीक है ना। 3 ऊपर जाएगा, v/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू में √3 और √3 मिलके क्या देंगे 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। तो va रेशियो vb क्या आएगा 3:1 या फिर 3/1, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। अब इस रेशियो से आपको कुछ चीजें और समझ में आती है। मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी ए की जरूरत थी बी से, बोला मैंने यहाँ पे अब आप इस रेशियो से भी देख सकते हैं। भाई 3/1 लिखा है, 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो भाई 3 1 से ज्यादा ही आ रहा है। आप 1/3 उल्टा कर दोगे, आप अगर vb अपॉन va करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा, 1/3 इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब कि v की वेलोसिटी कम है, सही है ना, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अबाउट द ग्राउंड। एक बॉल को h हाइट से ग्राउंड के ऊपर से छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना। नोट करें, इट रिबाउंड्स टू हाइट h/2। ड्रॉ द vt ग्राफ एंड st ग्राफ फ्रॉम द मोशन नेग्लेक्टिंग a द डिस्टेंस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या फरमाया, देखो इसने बोला कि एक बॉल है। पहले तो अपन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक बॉल को ड्रॉप किया है, भाई ड्रॉप और थ्रो करने में इसमें आप डिफरेंस समझे। ड्रॉप किया मतलब फ्री फॉल किया, फ्री फॉल किया मतलब कि वो सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आ रहा है। तो इस बॉल को इसने फ्री फॉल किया है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, सिर्फ ड्रॉप किया, याद रखना, ठीक है ना। इतना आप याद रखिए कि ड्रॉप किया है सिर्फ, मतलब क्या है वेलोसिटी 0, आप सिर्फ इतना ही लिखें। डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ से पार्टिकल को ड्रॉप किया, यहाँ पे आएगा, वापस रिबाउंड होके यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। भाई बॉल थी, बॉल को ऐसा ऐसे छोड़ा, अब जब वो रिबाउंड से वापस आएगी तो कुछ हाइट h/2 तक आ रही है। ये हाइट दे रखी है h और ये हाइट दे रखी है h/2, ठीक है। पार्टिकल पहले नीचे आया और वापस ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये भाई एक ही जगह पे हो रहा है, लेकिन मैं डिफरेंट शो कर रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, आपको क्या बोला गया, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है xt और vt। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं xt ग्राफ। अच्छा
पार्टिकल अपनी रेफरेंस पॉइंट से h हाइट पर है बेटा, h हाइट यहां पे होगी, नहीं मान लेते h हाइट, ठीक है। h हाइट पर ये पार्टिकल था, उसके बाद इसको छोड़ दिया गया, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर आएगा। इसकी आप देखिए डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगी कि बढ़ रही है भाई, h से h-1 h-2 करते करते h-h आएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, जीरो हाइट इसकी हो जाएगी, तो उसकी स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है स्पीड, लेकिन उसकी आप देखेंगे कि वो कहां पे आ जाएगा, जीरो पर, ठीक है ना। वेलोसिटी आप देखिए यहां से नीचे की ओर आएगा, क्या आ जाएगा, जीरो पर, क्लियर, ठीक है। नेगेटिव के अंदर बढ़ा दें हम इसको तो भी ठीक है, और यही ठीक है। उसके बाद वो रीबाउंस हुआ तो उसने वेलोसिटी कैसे ले ली, एक को पॉजिटिव माने एक को नेगेटिव माने, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, वो उस पर डिपेंड करता है। तो हम तो भाई क्या मानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशन की आपको सपोर्ट पे जाएगा तो कैसा रहेगा, नेगेटिव, अन्यथा पॉजिटिव। तो वेलोसिटी हमने मानी है भाई कि ऊपर जाएगा तो नेगेटिव और नीचे आएगा तो ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नीचे पॉजिटिव, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। वेलोसिटी नीचे आएगी पॉजिटिव क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशन सपोर्ट में आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव लेने के लिए स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप समझिए इस तरह से हम बना सकते हैं कि भाई ये ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, जीरो, नहीं इस तरह से, सॉरी स्टार्टिंग के अंदर इसकी एच हाइट पे वेलोसिटी जीरो, और धीरे धीरे करते हुए डिक्रीज होगी, वेलोसिटी यहाँ पे आएगी फिर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। ये आप मानिए h/2, बस ये ग्राफ है इसका। और ये वाली हाइट जो होगी वो कितनी होगी, h/2। पार्टिकल की स्पीड आप देखिए यहाँ तक आया, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये स्लोप पॉजिटिव। इसके बाद में आपको क्या ये जीरो हो जाएगा हाइट, t टाइम इसी t1 टाइम जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर से उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, ऊपर जाएगा वापस, डायरेक्शन चेंज किया, बोला था आपको एक्स ग्राफ के अंदर अगर डायरेक्शन चेंज करता मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वापस क्या आएगा यहाँ, फिर से स्पीड के h तक जाएगा, h/2 यहाँ तक, ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 1000 तरीके के आप कर सकते हैं, खुद बना के भी कर सकते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे कि ग्राफ को चेंज कैसे करते हैं एक ग्राफ को दूसरे के अंदर, और भी बहुत सारी बात, ठीक है। थैंक यू।